ओके स्टार्ट किया। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर है, इसमें जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेट ऑफ रिएक्शन, कि किस तरीके से हम कोई केमिकल रिएक्शन की रेट को फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंट टाइप की आपके पास केमिकल रिएक्शन गिवन रहेगी, तब आपको क्या निकालना है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें उसके इक्वेशन को राइट डाउन करना रहता है। तो सबसे पहले आपके पास अगर कोई एग्जाम्पल गिवन है, तो सबसे पहले आप उस एग्जाम्पल को ध्यान से फोकस करके वहाँ पर उसको नोटिस करेंगे, देखेंगे। देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन को आपको राइट डाउन करना है। सपोज आप स्लाइड में जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन को देखेंगे। जैसे कि आपको इक्वेशन दिख रही होगी यहाँ पर, स्मॉल ए प्लस कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी प्लस कैपिटल बी गिव राइज टू स्मॉल सी प्लस कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी। ये जो आपको इक्वेशन यहाँ पर गिवन है बेटा, आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है कि यहाँ पर जो आपका स्मॉल ए है, इसके जस्ट बाजू में आपके पास क्या है, कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी प्लस यहाँ पर जैसे इसके साइड में क्या है, कैपिटल बी गिव राइज टू स्मॉल सी प्लस कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो साइड में यहाँ जो लिखा हुआ है, ये आपके पास क्या है, इसको कहते हैं इंग्लिश में रिएक्टेंट। और यहाँ पर जो आपके पास स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी जो आपको दिख रहा है, इसे हम कहते हैं कि आपका प्रोडक्ट। इसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर भी आप इक्वेशन में देख सकते हैं कि ए प्लस ए प्लस स्मॉल बी प्लस कैपिटल बी, ये आपका क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है स्मॉल सी प्लस कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी, इसे हम क्या कहेंगे बेटा, इसे हम कहेंगे आपका प्रोडक्ट। तो जब भी आपकी कोई केमिकल रिएक्शन अचीव होती है, संपन्न होती है, तो इस केमिकल रिएक्शन को संपन्न कराने के लिए सबसे पहले आपको किसकी ज़रूरत होती है, रिएक्टेंट की। वो रिएक्टेंट आपस में क्या करेगा, क्रिया करेगा, और क्रिया करके किसका निर्माण करता है, उत्पाद का निर्माण करता है। उत्पाद का निर्माण होता है, हम उससे बोल सकते हैं प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो जब भी आपकी केमिकल रिएक्शन होगी, तो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, क्रिया करेंगे, और क्रिया करके किसका निर्माण करेंगे, आपका प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। और जब भी क्या होगा, ये प्रोसेस संपन्न होती है या जब स्टार्ट होती है शुरुआती चरण में, तो यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे ये जो रिएक्टेंट है, इसकी जो मात्रा होती है, इसकी जो क्वांटिटी होती है, इसकी जो आपकी क्या होती है, जो क्वांटिटी होती है, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, इसकी जो मात्रा होती है, धीरे धीरे क्रिया के दौरान क्या होती है बेटा, डिक्रीज होने लगती है, कम होने लगती है। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ये जो रिएक्टेंट है, ये जो अभिकर्मक है, इसकी मात्रा धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। या हम इसको बोल सकते हैं कि इसकी जो मात्रा है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी बेटा, डिक्रीज होने लगेगी। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट की मात्रा या जो इसकी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, तो वैसे वैसे यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है, उसकी जो मात्रा होती है वो कैसी होने लगती है, बढ़ने लगती है। प्रोडक्ट की जो मात्रा होती है धीरे धीरे क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। या फिर इसे इंग्लिश में कह सकते हैं कि इसकी जो मात्रा होती है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट की मात्रा कम होगी, डिक्रीज होगी, वैसे वैसे ये जो आपकी केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें प्रोडक्ट की जो मात्रा है वो क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका रिएक्टेंट क्या है, ए, और क्या है, बी, आपका क्या हो गया बेटा, रिएक्टेंट हो गया। और यहाँ पर आपके पास सी और डी क्या हो जाएगा, आपके पास प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ए और बी की जो मात्रा है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। और यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट है आपका सी और डी, उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो रिएक्टेंट की मात्रा क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है, इसलिए इसके जस्ट सामने हम किसका साइन लगाएंगे, माइनस का। और प्रोडक्ट की जो मात्रा है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, इसलिए इसके सामने किसका साइन आप लगा सकते हैं, पॉजिटिव का। तो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है आपके पास, ए एंड बी क्या है आपके पास, रिएक्टेंट है। और रिएक्टेंट की क्वांटिटी क्या हो रही है, ये मात्रा क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, कम हो रही है, इसलिए इसमें किसका साइन आ जाएगा, आपके पास नेगेटिव का। जैसे जैसे आपकी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी, वैसे वैसे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट जो है, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है आपके पास, सी और डी,
उसकी मात्रा धीरे धीरे क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। इसलिए यहाँ पर हमने सी और डी के सामने ब्रैकेट में क्या लिखा है, पॉजिटिव का साइन लिखा है। तो सबसे पहले जब भी हमको अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो सबसे पहले आपको ध्यान से आपकी केमिकल रिएक्शन को देखना है। आपको देखना है कि जो रिएक्टेंट क्या है और वहाँ पर प्रोडक्ट क्या है। तो रिएक्टेंट यहाँ पर इस अभिक्रिया में रिएक्टेंट क्या हो गया आपका, यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो आपका रिएक्टेंट है ए एंड बी, और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या है, सी एंड डी। जो रिएक्टेंट आपका ए एंड बी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा, इसलिए इसके सामने यहाँ पर हमने किस किस साइन को इंडिकेट किया है, माइनस के साइन को। और प्रोडक्ट में यहाँ पर आपके पास क्या है, सी और डी, इसलिए इसके सामने ब्रैकेट में हमने किसका साइन इंडिकेट किया है, पॉजिटिव का साइन इंडिकेट किया है। इतना आप सभी को क्लियर है? क्लियर है तो फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी इसके जस्ट हमने पहले पे हमने देखा था कि ए एंड बी क्या आपका रिएक्टेंट है और यहाँ पर सी और डी आपका क्या था, प्रोडक्ट था। तो जब भी आपको क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने के लिए हम वहाँ पर उसकी स्टियोमेट्री को क्या करते हैं, वहाँ पर शामिल करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी जो रिएक्शन थी वो रिएक्शन क्या थी बेटा, स्मॉल ए प्लस कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी प्लस कैपिटल बी गिव राइज टू स्मॉल सी प्लस कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी। अगर हमें इसकी क्या लिखना है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो जब भी हम इसके रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तब हम यहाँ पर इस रिएक्शन की स्टियोमेट्री को यहाँ पर क्या करेंगे, शामिल करेंगे या उसको इंक्लूड करेंगे। तो जब भी हमको रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना है तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस रिएक्शन में यहाँ पर ए और जो बी है ये आपका क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट। यहाँ पर आप इस साइड में जाएंगे तो सी प्लस डी क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा बेटा क्या, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट जो है धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, इसलिए इसके सामने किसका साइन आएगा, माइनस का साइन। और प्रोडक्ट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसके सामने किसका साइन आएगा बेटा, पॉजिटिव का साइन आएगा। तो जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे तो उसकी जो स्टियोमेट्री उसको क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने रिएक्टेंट की लिख रहे हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर रिएक्टेंट के सामने किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। इसकी जो स्टियोमेट्री इसको जस्ट अपोजिट करके लिखा जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 1/a डी ए अपॉन डी टी, ये रिएक्टेंट है। यहाँ पर जस्ट इसके इक्वल टू में क्या लिखेंगे, यहाँ ये भी क्या है आपके पास, बी वाला भी क्या है आपके पास, रिएक्टेंट है। तो उसको कैसे लिखा जाएगा, अपोजिट करके लिखना है, तो 1/b, इसकी स्टियोमेट्री को अपोजिट करके लिखना है आपको। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल बी अपॉन डेल टी। ठीक है, अब हमको इसके आगे किसको लिखना है, जस्ट इसके हमको आगे लिखना है किसको, सी प्लस डी को। अभी हमने क्या लिखा था, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया था, यहाँ पर a प्लस ए आपकी इक्वेशन थी प्लस स्मॉल बी प्लस कैपिटल बी आपकी इक्वेशन थी, गिव राइज टू सी प्लस कैपिटल सी यहाँ पर इक्वेशन थी प्लस
स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी आपकी इक्वेशन थी। तो यहाँ पर जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले -1/a डी ए अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, डी टी आएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा -1/b डी बी अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास, डी टी आएगा। ये आपका क्या है, सी वाला जो है ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है, इसलिए जब इसके ज्योमेट्री को लिखेंगे तो इसके सामने क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव का साइन आएगा। तो +1/c डी सी बाय डी टी। फिर हम यहाँ पर आपको फिर से पता है कि जो डी है आपका क्या है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट है तो इसके सामने भी किसका साइन आएगा, आपका पॉजिटिव का साइन आएगा। तो पॉजिटिव का साइन आएगा तो 1/d डेल डी अपॉन डेल टी। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, गिवन जो आपकी इक्वेशन है, जो गिवन आपकी केमिकल रिएक्शन है, उसका आप क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। देन इसके जस्ट बाद आप एग्जाम्पल देखेंगे। ये जो आपके पास एग्जाम्पल गिवन है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल का आपको क्या लिखना है, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। और जब भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो सबसे पहले आप यहाँ पर फोकस करेंगे कि यहाँ पर जो आपके पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ये क्या है बेटा, आपके पास रिएक्टेंट है। यहाँ पर आपको दिख रहा है वाटर प्लस ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है, ये आपका क्या हो गया बेटा, प्रोडक्ट हो गया। तो जब हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, रिएक्टेंट दिख रहा है। तो रिएक्टेंट के सामने किसका साइन लगाएंगे, माइनस का। यहाँ पर जो आपके पास इसकी जो ज्योमेट्री दिख रही है, इसको जस्ट आप अपोजिट करेंगे तो -1/2 DH2O2 अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास वाटर और ऑक्सीजन क्या है, आपके पास प्रोडक्ट है, इसलिए जस्ट इसके सामने क्या आ जाएगा आपके पास, पॉजिटिव का साइन। तो पॉजिटिव 1/2 DH2O अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1/1 DO2 अपॉन डी टी। तो सबसे पहले जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे तो केमिकल रिएक्शन को देखेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है H2O2 जो है वो आपका रिएक्टेंट है, और यहाँ पर जो आपको इक्वेशन में दिख रहा है, ये जो वाटर जो आपका ऑक्सीजन है, ये आपका क्या है बेटा, प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट के सामने आप माइनस का साइन लगाएंगे, प्रोडक्ट के सामने आप पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे। ये जो आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिख रहा है, ये जो आपका एग्जाम्पल है क्या है, 1/2a प्लस बी गिव राइज टू 1/3c। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं 1/2a प्लस बी आपका क्या हो गया बेटा, ये रिएक्टेंट हो गया। यहाँ पर 1/3c क्या हो जाएगा, ये आपके पास प्रोडक्ट हो जाएगा। तो जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे तो इसकी ज्योमेट्री को जस्ट आप क्या कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए। तो 1/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर रिएक्टेंट, इसलिए रिएक्टेंट के सामने क्या आ जाएगा आपके पास, -2। तो -2 DA अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये भी आपके पास क्या है, रिएक्टेंट है, बी आपका क्या है, रिएक्टेंट है। तो ये जो रिएक्टेंट है तो रिएक्ट के सामने फिर क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का साइन। तो डी बी अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास जो सी है, ये सी क्या है आपके पास, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट में किसका साइन आएगा, पॉजिटिव का साइन आएगा। 1/3 को जस्ट आप अपोजिट कर दीजिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 + 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी सी बाय डी टी। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे लिए लिखना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कोई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन हमको लिखते आना चाहिए ताकि हम अपने न्यूमेरिकल को इजी वे में क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। तो यहाँ जो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल कराया है, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का वे बताया कि किस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं। तो यहाँ पर ये 3 एग्जाम्पल है। इसके आगे हम रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको गिवन है। यहाँ पर आपको ये जो आपको दिख रहा है इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है केमिकल रिएक्शन है। ये जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ NOBr को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Na इन अ रिएक्शन is found to be 1.6 into 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये जो आपकी जो गिवन केमिकल रिएक्शन है, इस गिवन केमिकल रिएक्शन में यहाँ पर आपको क्या गिवन है बेटा, यहाँ पर बोला गया है कि जो NO आपके पास क्या है, गैसियस है। ये जो मॉलिक्यूल है
इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन कितना गिवन है 1.6 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आपके पास रेट ऑफ फॉर्मेशन किसकी दिया है बेटा, एनओ की। यहाँ पर आपको फाइंड आउट क्या करना है कि एनओ जो बी आर बना है इसका कंजप्शन कितना है, इसका रेट ऑफ कंजप्शन कितना है, ये आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जब भी आप कोई केमिकल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे या कोई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन में देखिएगा कि क्या क्या आपको चीज़ें गिवन है, क्या चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्या हिंट की गई है। फिर उसके बाद जो आपको निकालना है उसको आप अलग से रफ में साइड में आप उसको राइट डाउन कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका, एनओ का, कितना गिवन है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁴। और आपको निकालना क्या है कि रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ NOBr आपको क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। ये आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। अब हम जा रहे हैं बेटा आपका जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसको अब हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए आप स्लाइड में, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको गिवन था, क्या गिवन था बेटा, कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनो, एनो किस रेट से बढ़ रहा है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन थी। यहाँ पर आपने पॉजिटिव साइन क्यों लगाया, क्योंकि बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या गिवन है बेटा आपके पास क्वेश्चन में, डी एनो अपॉन डी टी गिवन है। इसकी वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये आपको क्वेश्चन में क्या थी, गिवन, ये आपको क्वेश्चन में क्या थी, गिवन थी। आपको सबसे पहले क्या लिखते आना चाहिए, मैंने जस्ट इसके पहले आपको जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें हमने पढ़े थे कि हमें सबसे पहले जो गिवन रिएक्शन होती है, जो रासायनिक अभिक्रिया आपको क्वेश्चन में गिवन, उसके सबसे पहले आपको क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो यहाँ पर ये जो हमने इक्वेशन जो हमको गिवन थी क्वेश्चन में, सबसे पहले हम इसका क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखा जा सकता है बेटा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा -1/2 डी एन ओ बी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस 1/2 डी एन ओ अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस 1/1 डी बी आर टू अपॉन डी टी। जो आपके पास ऊपर जो केमिकल इक्वेशन दी हुई थी उसका सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़ेगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एनो, डी एनो अपॉन डी टी की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से सबसे पहले ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इस रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर किससे करेंगे, प्लस हाफ डी एनो अपॉन डी टी से। अब हम इससे क्यों कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों से कंपेयर क्यों नहीं कर रहे, हम इस सेकेंड वाली इक्वेशन है, सेकेंड वाली वैल्यू से इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमको गिवन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस हाफ डी एनओ अपॉन डी टी। तो आपको क्वेश्चन में गिवन था कि डी एनओ अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी थी 1.6 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी एनओ अपॉन डी टी की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। तो सपोज मान लो ये आपकी इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट। आप ये मान लीजिए कि ये कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी, सेकेंड। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, हमने फर्स्ट इक्वेशन को किस में पुट किया, सेकेंड में। तो पुट फर्स्ट इक्वेशन इन सेकेंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हाफ प्लस यहाँ पर डी एनो अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁴। इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल रेट ऑफ रिएक्शन कितना निकल के आ गया आपके पास 0.8 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, यहाँ पर तो जो आपके पास गिवन वैल्यू थी उससे हमने क्या निकाल लिया, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया। और हमें आगे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है कि जो एनो बी आर है, ये जो आपके पास एनो बी आर है इसका रेट ऑफ कंजप्शन कितना है। फिर देन हम क्या करेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट अपनी जो स्टेप होगी उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी उसको कंपेयर करेंगे किससे बेटा, -1/2 डी एनो अपॉन बी आर अपॉन डी टी से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपके पास आपकी जो इक्वेशन आई है यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो नीचे आपका 2 है इसको हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 मल्टीप्लाई आर ओ आर इज इक्वल टू माइनस डी एन ओ बी आर अपॉन डी टी। अभी हमने जस्ट इसके पहले स्टेप में, प्रीवियस स्टेप में क्या निकाला था, रेट ऑफ रिएक्शन।
तो जो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी निकल के आई थी बेटा 0.8 इंटू 10⁻⁴। उसे हम कहाँ पुट कर देंगे ROR में, रेट ऑफ रिएक्शन में। तो 2 मल्टीप्लाई 0.8 इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ पर NOBR का कंजप्शन कितना निकल के आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो यही क्या हो गया बेटा आपका आंसर। इस इक्वेशन में सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपके पास क्वेश्चन गिवन था, ठीक है, ये जो आपके पास क्वेश्चन गिवन था, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन लिखा। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के बाद आपके पास क्या था, NO/dt की वैल्यू गिवन थी। तो आपने इस रेट ऑफ रिएक्शन को NO/dt के साथ क्या किया, आपने कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद आपने क्या किया, dNO/dt की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया। पुट करने के बाद यहाँ पर जब हमने इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ गई, टोटल रेट ऑफ रिएक्शन आ गई। तो रेट ऑफ रिएक्शन टोटल कितनी आ जाएगी आपके पास 0.8 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। फिर देन हमें एक्चुअल में किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना था, NOBR/dt की, इसका रेट ऑफ कंजप्शन निकालना था। फिर हमने जो रेट ऑफ रिएक्शन उसको किससे कंपेयर किया, किससे तुलना की, -1/2 dNOBR/dt से। फिर हमने यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन उसकी वैल्यू को पुट किया, और फिर हमारे पास क्या निकल के आ गई बेटा वैल्यू, हमारे पास वैल्यू निकल के आई रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ NOBR की। तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन रिलेटेड था रेट ऑफ रिएक्शन से, कि अगर आपके पास कोई गिवन रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया है, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपको गिवन है तो रेट ऑफ कंजप्शन निकालते हैं, आपसे पूछ लेगा। या तो अगर आपसे रेट ऑफ कंजप्शन अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आपसे क्या पूछेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। बेटा यहाँ पर जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से राइट डाउन करते हैं, और उससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन था वो यहाँ पर वो टॉपिक एंड होता है। जो हमारा सिलेबस का जो नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। जब भी आपकी कोई रिएक्शन होगी, कोई केमिकल रिएक्शन होगी, तो उस केमिकल रिएक्शन की रेट को, दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे सपोज आप मान के चलो कि यहाँ पर आपके पास A+B रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर आपके पास क्या बन रहा है बेटा, AB बन रहा है। तो ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, और इस केमिकल रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे, है ना। इसकी दर को, या हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इसके रेट को, प्रभावित करने वाले कारकों की अब हम क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो रिएक्शन की अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता। सबसे पहला जो फैक्टर अफेक्ट करता है, सबसे पहला जो कारक है वो है आपकी सांद्रता, या उसी को इंग्लिश में कहते हैं हम क्या, कॉन्सेंट्रेशन। सेकेंड जो है, सेकेंड जो कारक है जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, किस प्रकृति का रिएक्टेंट है आपके पास। देन तीसरा जो कारक है, तीसरा जो फैक्टर है रेट ऑफ रिएक्शन का, वो है बेटा आपके पास क्या, टेम्परेचर। और जो फोर्थ जो आपका फैक्टर है वो है आपके पास कैटलिस्ट। तो ये जो चारों के चारों जो आपको स्लाइड्स में दिख रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, एंड यहाँ पर आपका फोर्थ जो फैक्टर है कैटलिस्ट, ये चारों के चारों जो फैक्टर होते हैं वो रिएक्शन की क्या, रेट या दर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि किस तरीके से जो सांद्रता है रिएक्टेंट की, अभिकर्मक की जो सांद्रता है वो किस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करेगी, प्रभावित करेगी, अफेक्ट करेगी। तो सबसे पहले अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बारे में, कि जो रिएक्टेंट होता है, जो अभिकर्मक होता है, उसकी जो सांद्रता होती है वो किस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो नेक्स्ट हम इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं किसको, सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को। जब ये टॉपिक खत्म होगा तो फिर हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट को, देन फिर हम पढ़ेंगे टेम्परेचर को, फिर देन हम पढ़ेंगे किसको बेटा, कैटलिस्ट को। तो सबसे पहला जो आपके पास फैक्टर है, वो जो फैक्टर हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो यहाँ पर आपके पास रिएक्टेंट अभिकर्मक से क्या बनेगा, आपके पास यहाँ पर जो आपके पास रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से आपके पास क्या बनेगा बेटा, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो जो रिएक्टेंट है,
तो जनरली आपको ये याद रखना है कि केमिकल रिएक्शन की दर को सिर्फ और सिर्फ कौन प्रभावित करता है, कौन प्रभावित करेगा, कौन उसको अफेक्ट करेगा, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली उसको क्या करती है, प्रभावित करती है। तो जनरली आपको पता होना चाहिए कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे पावर एन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे पावर एन की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन नहीं आएगी बेटा, यहाँ पर किसकी कॉन्सेंट्रेशन आएगी आपकी, यहाँ पर जो आएगी आपके पास कॉन्सेंट्रेशन किसकी आएगी, रिएक्टेंट की आएगी। तो जो रेट होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे पावर एन के क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पर ये जो आपको ऊपर में पावर में यहाँ पर जो आपके पास ये एन दिख रहा है, अभी ये एन होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जनरली आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर आपको जो एन ब्रैकेट के जस्ट ऊपर जो इंडिकेट किया गया है, ये एन क्या होता है, इसे बोलते हैं ऑर्डर। ये जो एन है इसे क्या बोला जाता है, ऑर्डर बोला जाता है। तो यहाँ पर ये जो एन है इसे बोला जाता है ऑर्डर। तो यहाँ पर सबसे पहला फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है वो रेट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ब्रैकेट में ऊपर किसको इंडिकेट किया जाता है, ऑर्डर को इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि वेयर इज एन, ये जो आपके पास एन है इस एन को क्या बोला जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जनरली आपको पता होना चाहिए कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, किसी भी अभिक्रिया की जो ऑर्डर होती है उसको एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। उसको क्या निकाला जाता है बेटा, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जाता है। उसकी वैल्यू जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एन या ऑर्डर की वैल्यू आपको क्या रहेगी, गिवन रहेगी। तो जो एन होता है वो इंटीजर भी हो सकता है और एन को क्या किया जा सकता है, फ्रैक्शन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में भी ये हमको इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, मिल सकती है। देन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है और जो स्टियोमेट्री होती है, दोनों में किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं होता। स्टियोमेट्री अलग चीज़ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका अलग चीज़ है। यहाँ पर जब भी आप ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर को हमेशा कैसे निकाला जाता है, ऑर्डर को निकालने के लिए हम हमेशा एक्सपेरिमेंट का यूज़ करते हैं। ऑर्डर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में हमेशा क्या रहेंगी, गिवन रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इतना आपको समझ में आ गया, इतना क्लियर है। तो यहाँ पर हमने स्लाइड में क्या पढ़ा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या करती है, आपकी जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है उसको क्या करती है, प्रभावित करती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट होता है वो डायरेक्टली किसको प्रभावित करता है, केमिकल रिएक्शन की रेट या दर को डायरेक्टली क्या करता है बेटा, वो प्रभावित करता है। तो इसलिए यहाँ पर जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर एन। यहाँ पर एन क्या है बेटा, तो यहाँ पर एन जो है वो क्या है आपके पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे निकाला जाता है, तो इसे निकालने के लिए हम एक्सपेरिमेंट का यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है उसको कैसे निकाला जाता है, उससे निकाला जाता है कैसा, एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। ऑर्डर की जो वैल्यू होती है वो इंटीजर के फॉर्म में भी हो सकती है। ऑर्डर क्या हो सकता है आपका, इंटीजर भी हो सकता है। और जो ऑर्डर होता है वो आपका क्या हो सकता है बेटा, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। देन इसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और स्टियोमेट्री में डायरेक्टली कोई ऐसा रिलेशन नहीं होता। नेक्स्ट एक एग्जांपल को हम सॉल्व कर देंगे किस तरीके से हम कोई भी केमिकल रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि आपके पास किस तरीके की केमिकल रिएक्शन गिवन है। जैसे आपके पास इस एग्जांपल में जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या है बेटा, ए स्मॉल ए प्लस कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी प्लस कैपिटल बी गिव राइज टू सी स्मॉल सी प्लस कैपिटल सी। तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि आपके पास स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी प्लस कैपिटल बी, ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। यहाँ पर जो सी और कैपिटल सी क्या हो गया बेटा, आपके पास ये प्रोडक्ट हो गया। पर अभी हमने प्रीवियसली हमने पढ़ के आया है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के क्या होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे पावर एन के क्या होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, रेट, रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रिएक्टेंट के। और इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है आपके पास, ए क्या है आपके पास, रिएक्टेंट, और बी भी क्या है आपके पास, रिएक्टेंट।
तो यहाँ पर रेट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रिएक्टेंट ए और बी के। यहाँ पर हमने मान लिया कि ए का ऑर्डर कितना हो गया पी और बी का ऑर्डर कितना हो गया क्यू। तो हमारे पास अगर कोई केमिकल इक्वेशन अगर आपको गिवन है, अगर उसका रेट आपको लिखना है तो सबसे पहले आप किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पर रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे पावर एन के। यहाँ पर आपके पास रिएक्टेंट क्या है ए और बी, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा ए एंड बी। ए का जो ऑर्डर है वो हमने सपोज कितना मान लिया पी, और जो बी का ऑर्डर कितना हो गया बेटा आपके पास, बी का जो ऑर्डर है वो क्या हो गया आपके पास क्यू। तो यहाँ पर जो है पी की जो वैल्यू गिवन है किसका ऑर्डर है, ये ए का ऑर्डर है, और यहाँ पर जो क्यू है वो किसका ऑर्डर है, तो ये आपके पास बी रिएक्टेंट का क्या है ऑर्डर है। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा एन इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, क्योंकि टोटल रिएक्टेंट का ऑर्डर कितना हो गया बेटा आपके पास पी प्लस क्यू। तो ये हो गया था आपके पास किस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू होती है कैसे निकल के आती है, कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं बेटा, उसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट की हेल्प से उसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। तो ये था आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए बेटा अभी हमने क्या किया, हमें पता है कि जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कॉन्सेंट्रेशन पे पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके एन के। कॉन्सेंट्रेशन के पावर एन के क्या होता है डायरेक्टली क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे पावर एन के क्या होता है, वो डायरेक्टली क्या होता है बेटा प्रोपोर्शनल होता है। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम हटाते हैं यहाँ से, तो जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ से हटेगा, तो जैसे यहाँ पर जैसे प्रोपोर्शनैलिटी का यहाँ पर जो साइन है उसको हटाया जाएगा, तो उसकी जगह यहाँ पर क्या आएगा प्रोपोर्शनैलिटी या रेट कांस्टेंट आएगा। तो जैसे हमने यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी हटा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जैसे हमने यहाँ से हटाया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक के, एक कांस्टेंट आ गया, इसको बोला जाता है रेट कांस्टेंट। और यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर कितना आ जाएगा बेटा एन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, रेट का फॉर्मूला लिखा, जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे पावर एन के। जैसे प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा कांस्टेंट आएगा, इसे बोला जाता है रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के, और ब्रैकेट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे पावर एन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लाइड में जो लिखा हुआ है कि क्या है यहाँ पर बेटा रेट कांस्टेंट, ये को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, तो रेट कांस्टेंट को निकालने के लिए हम 3 से 4 केसेस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको क्या निकालना है रेट कांस्टेंट निकालना है, तो रेट कांस्टेंट को निकालने के लिए हम अलग अलग ऑर्डर की वैल्यूज में उसको निकालेंगे। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है यूनिट ऑफ के। यहाँ पर के का मतलब क्या होता है बेटा रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट को अगर हमको फाइंड आउट करना है तो उसमें आपको हम अलग अलग केस देखेंगे कि अगर ऑर्डर की वैल्यू 0 होगी तब रेट कांस्टेंट क्या होगा, जब ऑर्डर की वैल्यू 1 होगी तब रेट कांस्टेंट क्या होगा, जब ऑर्डर की वैल्यू 2 होगी तब रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे रेट कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। तो अब हमारे पास सबसे फर्स्ट जो केस आ रहा है, केस नंबर जो आप फर्स्ट देख सकते हैं स्लाइड में, अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना गिवन हो, अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना गिवन हो बेटा 0 गिवन हो, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हो जाएगा कि एन की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास 0। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास 0 गिवन है। तो सबसे पहले अगर हमको क्या निकालना है बेटा रेट कांस्टेंट की वैल्यू को निकालना है, तो उससे एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, उस डायरेक्ट फॉर्मूले में हम क्या करेंगे ऑर्डर की वैल्यू को पुट करेंगे, तो हमारे पास रेट कांस्टेंट की यूनिट यहाँ पर क्या हो जाएगी फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर डायरेक्टली जो आपको फॉर्मूला याद रखना है ट्रिकी फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जब भी हमको रेट कांस्टेंट निकालना है तो रेट कांस्टेंट को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मोल पर लीटर 1 - n
1 माइनस एन, और टाइम क्या हो जाएगा बेटा, इनवर्स। ये हमारे पास क्या है, टाइम गिवन है। और ये जो आपके पास टाइम गिवन है, यहाँ पर जो आपके पास टाइम, ये जो आपके पास फॉर्मूला गिवन है, फॉर्मूले को आपको मगअप कर लेना है। इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर आपके पास ऑर्डर की वैल्यू 0 हो, 1 हो, 2 हो, इस फॉर्मूले में ऑर्डर की वैल्यू को पुट करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसमें हम ऑर्डर की वैल्यू को पुट करके हम रेट कांस्टेंट की अलग अलग वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इस फॉर्मूले को मगअप कर लेना बेटा, ये ट्रिकी फॉर्मूला है। तो ये जो आपके पास रेट कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, होल ब्रैकेट 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। ये आपको पता है बेटा, एन क्या है यहाँ पर, तो एन यहाँ पर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन यहाँ पर क्या है बेटा, आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर क्या है आपके पास, एन। हम यहाँ पर ऑर्डर की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे और अपने रेट कांस्टेंट को यहाँ पर फाइंड आउट करते जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहला जो आपके पास फर्स्ट केस है, ये फर्स्ट केस किसके लिए बेटा, जब आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो, 0। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 0, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो एन है, एन की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 0। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, इंडिकेट कर लेंगे कि आपको कौन सा ऑर्डर दिया है, किस ऑर्डर के बारे में वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऑर्डर मतलब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 0। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 0 हो गई। हमारे पास ट्रिकी फॉर्मूला क्या है, K इज इक्वल टू मोल, मोल लीटर 1 माइनस एन, 1 माइनस एन, टाइम क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर आपका इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आपके पास फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इस फॉर्मूले में आपको किसकी वैल्यू को पुट करना है, इस फॉर्मूले में आपको पुट करना है किसकी, एन की वैल्यू को। तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला क्या है, मोल पर लीटर 1 माइनस एन। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है बेटा, 0। तो यहाँ पर हमने एन की वैल्यू क्या रख दिया, 0 रख दिया। और टाइम क्या हो गया आपके पास, इनवर्स हो गया। ठीक है, 1 माइनस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो मोल पर लीटर 1, 1 अगर आप इंडिकेट नहीं भी करेंगे तो चलेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, टाइम क्या हो जाएगा आपके पास, इनवर्स। तो ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपकी निकल के आ गई। कब निकल के आई, कब ये वैल्यू निकल के आई है, जब आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या एन की वैल्यू को क्या रखा है बेटा, 0 रखा है। तो यहाँ पर जो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, निकल के 0 आ रही है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास क्या गिवन है, 0 गिवन है। तो यहाँ पर हमने एन की वैल्यू को यहाँ पर क्या रखा, ये जो फॉर्मूला गिवन फॉर्मूला, इसमें आपने इसको पुट किया, तब आपके पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, मोल लीटर, मोल मोल पर लीटर, टाइम क्या निकल के आ गया आपके पास, इनवर्स निकल के आ गया। तो ये जो था, ये आपका क्या था बेटा, फर्स्ट केस था, जब ऑर्डर की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 0। अब जो हम आगे जा रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं, हमारे पास जो सेकंड जो हमारे पास केस है, ये जो सेकंड आपके पास जो केस आ रहा है, ये केस कब का केस है, जब आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन हो या हिंट में आपके पास क्या गिवन हो कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना रहे आपके पास, 1। तो यहाँ पर आपके पास एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आपके पास 1 हो जाएगी। एन की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास, 1 गिवन है। तो आपके पास रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, मोल पर लीटर, ब्रैकेट आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, है ना, 1 माइनस एन, टाइम क्या हो जाएगा आपके पास, इनवर्स। यहाँ पर एन की वैल्यू आप कितनी पुट करेंगे, 1। 1 क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है आपके पास, 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस 1, और टाइम क्या हो जाएगा आपके पास, इनवर्स। तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। और आपको पता है कि अगर कोई वैल्यू पर ए पे अगर जैसे 0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। उसी तरीके से यहाँ पर आपने क्या किया, फॉर्मूले में जब पुट किया, मोल पर लीटर 1 माइनस एन की वैल्यू कितनी रखा बेटा, आपने 1 रखा। और यहाँ पर क्या था आपके पास, टाइम इनवर्स, 1 माइनस 1 कितना हो गया आपके पास, 0। और 0 हो गया मतलब इसकी पूरी होल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और आपके पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, टाइम इनवर्स। कितनी निकल के आ जाएगी बेटा, टाइम इनवर्स। तो ये जो आपके पास टाइम इनवर्स की जो वैल्यू निकल के आ रही है, तब निकल के आ रही है जब आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना गिवन हो बेटा, 1 गिवन हो।
और जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास 1 गिवन होगा तब वहाँ पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, टाइम इनवर्स। देन जो हमारे पास जो हमारा थर्ड केस है, थर्ड केस क्या है बेटा आपके पास, अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी गिवन हो, 2 गिवन हो। अगर आपके पास क्या गिवन हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 गिवन हो, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 गिवन है, इसका मतलब क्या हो गया कि एन की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास, 2 गिवन है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब एन की वैल्यू कितनी गिवन होगी बेटा आपके पास, 2 गिवन होगी। तो आप रेट कांस्टेंट के फॉर्मूले में इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला है मोल पर लीटर ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस एन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा आपके पास, इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास केस में एन की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, 2 गिवन है। तो यहाँ पर इस एन की वैल्यू को आप इस वाले फॉर्मूले में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर 1 माइनस 2। हमने यहाँ पर 2 क्यों रखा, क्योंकि हमारे पास एन की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, टाइम क्या हो जाएगा, इनवर्स। फिर अगर हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, 1 माइनस कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर ब्रैकेट क्लोज -1 टाइम इनवर्स। तो ये यहाँ पर क्या आ गई, आपकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आ गई। तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग अलग गिवन हो, जैसे एन की वैल्यू कितनी है आपके पास 0 है, तब रेट कांस्टेंट क्या होगा। अगर एन की वैल्यू अगर आपके पास 1 है तब उसका रेट कांस्टेंट क्या होगा, एन की वैल्यू 2 है तब उसके पास रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो रेट कांस्टेंट को निकालने के लिए कॉमन फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, उसको मगअप कर लेंगे। अगर सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस फॉर्मूले को राइट डाउन करेंगे और यहाँ पर सिर्फ एन की वैल्यू को आप क्या करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे। जैसे सबसे पहले हमने फर्स्ट केस पढ़ा था रेट कांस्टेंट को निकालने के लिए कि अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो बेटा, 0, तब उसका रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर जो आपके पास फॉर्मूला गिवन था रेट कांस्टेंट निकालने का, मोल पर लीटर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। तो 0 ऑर्डर के लिए आपने एन की वैल्यू यहाँ पर क्या रखा, 0 रखा, और एन की वैल्यू को 0 रखने पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या निकल के आई थी, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। फिर सेकंड केस में हमने क्या किया था, ये जो आपके पास रेट कांस्टेंट का कॉमन फॉर्मूला, इस कॉमन फॉर्मूले में आपके पास अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रही हो, 1 रही हो, तब इसके पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, टाइम इनवर्स निकल के आई थी। फिर हमने थर्ड केस क्या पढ़ा था, हमने थर्ड केस ये पढ़ा था कि अगर ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होगी, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी रहेगी बेटा आपके पास 2 रहेगी, तब उसके पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या निकल के आएगी। फिर आपके पास जो जनरल फॉर्मूला है, इस जनरल फॉर्मूले में आपने क्या किया, तो ये जो आपके पास जनरल फॉर्मूला गिवन है, जनरल फॉर्मूले में आपने एन की वैल्यू को यहाँ पर क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। और 2 पुट करने पर हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या निकल के आई, मोल पर लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। तो आज हमने यहाँ पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना सीखा। सबसे पहले हमने यहाँ पर पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरीके से लिखते हैं। फिर देन हमने उसके बाद यहाँ पर क्या सॉल्व किया था, रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड हमने क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया। फिर हमने क्या पढ़ा था बेटा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो हमारी दर को प्रभावित करते हैं। इस दर को प्रभावित करने वाले कारक में आज जो हमने पढ़ा वो पढ़ा क्या, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, सांद्रता के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो आपका के होता है, के क्या होता है आपके पास, रेट कांस्टेंट होता है, और रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। तो हमने 3 केस में रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाला, जब एन की वैल्यू 0 हो, एन की वैल्यू 1 हो और एन की वैल्यू 2 हो। तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो बोलिए, बताइए, और इसके आगे का जो टॉपिक है हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।